नमस्कार, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को मैं कानूनी रूप से उत्तर बताया करता हूं। तो दोस्तों, आइए आपके मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर दूं, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों ने किया है। लेकिन दोस्तों, अधिकांश प्रश्न का उत्तर मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो अपने कमेंट बॉक्स को भी खोल कर देख लें, वहाँ भी आपके प्रश्नों को उत्तर मिल जाएंगे। तो आइए कुछ चुनिंदा और इम्पोर्टेंट प्रश्न का उत्तर मैं आप अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है जफर आलम साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि 2014 में मैंने एक ज़मीन का प्लॉट खरीदा था। उसका सरकारी कीमत 9 लाख रुपए था, लेकिन रजिस्ट्री पर चेक के द्वारा 1 लाख रुपए का ही कीमत तय किया गया और 1 लाख के चेक का ही नंबर उस सेल डीड पर चढ़ा हुआ है। लेकिन आज तक वह चेक क्लियर नहीं हुआ। 2014 से 2021 तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ। क्या ऐसी परिस्थिति में वह सेल डीड कैंसिल हो सकती है? उत्तर में मुझे कहना है जफर आलम साहब, अगर खरीदार ज़मीन के खरीदार का इरादा आप विक्रेता को पैसा देने का नहीं है, जो ज़मीन का विक्रेता है उसे पैसा देने का इरादा अगर नहीं है, इस आधार पर उसकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। लेकिन आपके साथ एक और समस्या है कि सरकारी रेट 9 लाख रुपए था, लेकिन सेल डीड पर उस ज़मीन की कीमत मात्र 1 लाख रुपए चढ़ा। इस आधार पर भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। इसके लिए आपको 3 साल के अंदर यानी 17 तक आपको टाइटल डिक्लेरेशन सूट फाइल करके रजिस्ट्री कैंसिल कराना चाहिए था। लेकिन अब आप कॉन्डोनेशन पेटिशन सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट में अपने पिटीशन और प्लेंट के साथ देते हुए सब जज साहब से यह प्रार्थना करेंगे कि इस ज़मीन का कीमत मुझे आज तक नहीं मिला और ये ज़मीन जो खरीदार हैं, जो ज़मीन के क्रेता हैं, उनका इरादा हमारे ज़मीन के पैसे देने का नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जज साहब सारे तथ्यों पर गौर फरमाते हुए और आपके विरोधी को भी बुलाते हुए न्यायालय में उनसे भी पूछते हुए कि आपको पैसा देने का इरादा है या नहीं। अगर उनका इरादा पैसा देने का नहीं हुआ, ऐसी परिस्थिति में आपके रजिस्ट्री को निश्चित कैंसिल कर दिया जाएगा। एक है हमारे साथी.com साहब, उन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि अगर दाखिल खारिज होने के बाद भी ज़मीन के विक्रेता को क्रेता के द्वारा पैसा नहीं मिला, जबकि चेक बैनामा पर लिखा हुआ था, लेकिन वह चेक आज तक क्लियर नहीं हुआ, क्या ऐसी परिस्थिति में रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? साथी.com साहब, जनरली पैसे के आधार पर रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होती। अगर जमीन के क्रेता का, जिसने जमीन खरीदा, उसका इरादा पैसा देने का नहीं था, तब निश्चित तौर पर रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाकर के यह साबित करना होगा कि ज़मीन के खरीदार का इरादा पैसा देने का नहीं है। वैसी परिस्थिति में सारे तथ्यों पर गौर फरमाने के बाद माननीय न्यायाधीश महोदय आपके द्वारा किए गए सेल डीड को कैंसिल कर देंगे। इससे दाखिल खारिज से कोई लेना देना नहीं है। दाखिल खारिज हुआ या नहीं हुआ, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही से लेना देना है कि ज़मीन का जो क्रेता है, खरीदार है, उसका इरादा आपको पैसा देने का नहीं था और उसने पैसा नहीं दिया। अगला प्रश्न है दिनेश कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी 3 भाई हैं, लेकिन पैतृक ज़मीन सब दादी जी के नाम पर दाखिल खारिज है। लेकिन दादी जी अब चाहती हैं कि हमारे पिताजी के तीनों भाइयों में किसी एक भाई के नाम पर सारे पैतृक ज़मीन का बैनामा लिख दें। क्या यह संभव है? उनके बैनामा लिखने के बाद वह रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? दिनेश कुमार जी, मुझे आपके उत्तर में कहना है कि जो भी पैतृक संपत्ति होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, उसमें सभी वारिसानों का समान हक होता है। चूँकि आपके दादी जी के नाम पर सिर्फ दाखिल खारिज है, लेकिन वह संपत्ति के एब्सोल्यूट मालकिन नहीं है, वो मात्र आपके परिवार की ट्रस्टी हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर आपके दादी जी किसी एक पुत्र के नाम पर, उनके 3 पुत्र हैं, लेकिन अगर एक पुत्र के नाम पर बैनामा लिख देती है अपने सारे पैतृक संपत्ति का, उसे निश्चित तौर पर न्यायालय में कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको न्यायालय में टाइटल पार्टीशन सूट फाइल करना होगा। उसके अंदर में आपको दादी जी को प्रतिवादी बनाना होगा, अपने और चचा लोगों को प्रतिवादी बनाना होगा, जो 2 चचा बचे हुए हैं। उसके बाद न्यायाधीश महोदय के यहाँ आपको एक आवेदन देना होगा ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के अंतर्गत में, ताकि उस संपत्ति पर इंजेक्शन लगे, यानी कोर्ट के द्वारा निषेधाज्ञा जारी हो जाए। निषेधाज्ञा जारी हो जाने के बाद निश्चित तौर पर दादी जी जो हैं वो ज़मीन नहीं बेच सकेंगी और पूरे ज़मीन का बंटवारा 4 भागों में कर दिया जाएगा। 1 हिस्सा दादी जी को और 3 हिस्सा आपके पिताजी और उनके 2 भाइयों को मिलेगा। अगला प्रश्न है गौरव शर्मा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि सरकार ज़मीन का पट्टा देने के बाद भी बाद में उस ज़मीन को वापस ले लेती है, ऐसा क्यों? उत्तर में मुझे कहना है गौरव शर्मा जी
सरकार जिस जमीन को पट्टा पर किसी व्यक्ति को देती है उसका कुछ शर्त होता है। अगर वह पट्टेदार जिसके नाम पर पट्टा जारी हुआ अगर उसने शर्तों का उल्लंघन किया तो सरकार पट्टा कैंसिल करके जमीन वापस ले सकती है, वह उसका अधिकार है। अगला प्रश्न है रामकिशोर यादव जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैंने एक प्लॉट की रजिस्ट्री कराई, वह प्लॉट हरिजन जाति की है, क्या उस जमीन का दाखिल खारिज हो सकता है और क्या उसका भविष्य में रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है? उत्तर में मुझे कहना है रामकिशोर यादव जी, हरिजन जाति को जमीन बेचने के लिए उसे अपने कंसर्निंग जिलाधिकारी से, अपने जिला के जिलाधिकारी से परमिशन लेनी पड़ती है, यानी अनुमति लेनी पड़ती है कि मुझे ज़मीन बेचना है, आप अनुमति दें। अगर आप जिस हरिजन से ज़मीन खरीदे हैं अगर वह व्यक्ति अपने जिलाधिकारी से यह अनुमति ले लिया है कि मुझे ज़मीन बेचने की अनुमति दी जाए, तब आपका रजिस्ट्री सही है और उसका दाखिल खारिज भी आप करवा सकते हैं और रजिस्ट्री वैलिड है, रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर बिना परमिशन के, बिना डीएम के परमिशन से अगर वह हरिजन जाति का व्यक्ति अपना ज़मीन बेच देता है, वैसी परिस्थिति में आपकी दाखिल खारिज भी नहीं होगी और उस रजिस्ट्री को बाद में चल के कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी आप समझेंगे कि ज़मीन विक्रेता जो हरिजन जाति का था उन्होंने अपने कंसर्निंग जिलाधिकारी से, अपने संबंधित जिलाधिकारी से ज़मीन बेचने की अनुमति ली या नहीं ली। अगला प्रश्न है शिवम तिवारी जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक सरकारी ज़मीन 5 एकड़ का है जिसे मैं बहुत वर्षों से कब्जे में रख रहा हूँ, क्या उस ज़मीन का पट्टा मेरे नाम पर हो सकता है और हो सकता है तो कैसे? उत्तर में मुझे कहना है शिवम तिवारी जी, सरकारी ज़मीन अगर आपके कब्जे में है, आपके मसरफ में है, आप उसका उपयोग कर रहे हैं, तब आपके नाम पर पट्टा हो सकता है। आप अपने नाम पर पट्टा कराने के लिए सबसे पहले अपने पंचायत के मुखिया से उस ज़मीन का एक कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करें। उसके बाद अपने सीओ के कार्यालय में जो कर्मचारी होते हैं, राजस्व कर्मचारी, जिन्हें आप पटवारी भी कह सकते हैं, उनके द्वारा उस ज़मीन का नक्शा बनवाएं और उसके साथ उस ज़मीन का फ़ोटो आप कैमरा से खींच लें। कैमरा से फ़ोटो खींच लेने के बाद इन सारे दस्तावेज़ों को आप अपने एक आवेदन के साथ संलग्न करें। उसे आवेदन में आप अपने अंचलाधिकारी यानी तहसीलदार को ये लिखेंगे कि श्रीमान, यह सरकारी ज़मीन है, इसे मैं वर्षों से अपने कब्जे में रखे हूँ, इसका मैं जोत आबाद कर रहा हूँ, मुखिया जी का कब्जे का प्रमाण पत्र है, कर्मचारी महोदय का नक्शा इसमें दिया हुआ है और उस ज़मीन का ये फ़ोटो है जो मेरे मसरफ का है और सरकारी ज़मीन है। ऐसी स्थिति में आप मुझे, मेरे नाम पर इस ज़मीन का पट्टा निर्गत किया जाए। अंचलाधिकारी महोदय अपने सीआई से सारे तथ्यों की जांच कराएंगे। सीआई मतलब सर्किल इंस्पेक्टर होता है दोस्तों। जब अपने तथ्यों की जांच कराएंगे, अगर वह पाएंगे कि उस ज़मीन पर आपका निर्बाध कब्जा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, उसकी फसल का उपयोग आप करते हैं, वैसी परिस्थिति में मुखिया जी के कब्जा के प्रमाण पत्र को देखते हुए और कर्मचारी के द्वारा निर्गत नक्शा प्रमाण पत्र को देखते हुए, आपके फ़ोटो को देखते हुए जिसे आपने कैमरा से खरीदा था, इन सारे तथ्यों पर गौर फरमाने के बाद अंचलाधिकारी महोदय आपके नाम पर उस ज़मीन का पट्टा जारी कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपके चुनिंदा और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का उत्तर मैंने यहीं पर समाप्त किया। आपके और अन्य प्रश्न के उत्तर कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपको मेरा यह प्रश्नों का उत्तर अच्छा लगा, जो आपके उपयोग में आ सके, जो आपके मसरफ का चीज़ हो, ऐसी परिस्थिति में आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथी और संबंधियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह की समस्या है, जिस तरह के प्रश्न का उत्तर मैंने अपने वीडियो में दिया, तो वह न्यायालय में जा कर के अपने प्रश्नों का समाधान न्यायालय के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, किसी बिना विवाद किए हुए। धन्यवाद दोस्तों। विशेष अगले वीडियो में।